काफ़ी टाइम से मेरी चैनल की नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंच रही है और मेरे वीडियोस सजेस्ट नहीं हो रहे। एक तरीके से मेरी चैनल शैडो बैन हो रही है। तो अगर आप मेरी चैनल को अप्रिशिएट करना चाहते हो, अगर आप मेरा वर्क अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं यूट्यूब के एल्गोरिदम को फाइट बैक कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel। तो आज के ब्लॉग में मैं कॉनेस्टोगा कॉलेज में आया हूँ मेरी IELTS की टेस्ट क्लियर करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। जो कोई भी रीज़न से आपको आइल्स देनी है, अगर आपकी एकेडमिक्स ख़त्म हो गई होती है तो आपको आइल्स जनरल देनी पड़ती है। आप टेस्ट सेंटर पे जाते हो, आपको हॉन्क मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, आपकी कार पार्क करके हॉन्क मोबाइल में स्टॉप आईडी डालनी है, पेमेंट करके उन्हें फिर लास्ट में रिसीट दिखा देनी है एट द टाइम ऑफ योर एंट्री। यार ऑनेस्टली बोलूँ ना, जब मुझे पता चला ना कि आइल्स की एग्ज़ाम मेरी कॉनेस्टोगा कॉलेज में होने वाली है, मुझे पता ही था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अभी मैंने इनको कॉल किया, कोई पार्किंग रिलेटेड मुझे क्वेश्चन था, तो फ्रंट डेस्क ने उठाया कॉल। मैंने पार्किंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो बोलती है मैं तो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन देती हूँ, मैं सिक्योरिटी का नंबर आपको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। बोले कौन से कैंपस पे हो? मैंने उसको ईमेल में से आइल्स की एग्ज़ाम का लोकेशन पढ़ के दिया एग्जैक्ट पिन कोड के साथ। तो बोलती है ऐसा कोई मुझे एड्रेस पता ही नहीं। हाँ जी, तो अभी मैंने रिसेप्शन में पूछा इसको कि आइल्स का टेस्ट सेंटर कहाँ है, तो इतना रूड तरीके से बात किया, कोई जवाब भी नहीं दिया। बोलती है ईमेल चेक कर ले, कहाँ पे पता चल जाएगा। मैंने बोला ईमेल में नहीं लिखा है। तो बोलती है ठीक है ईमेल लिख दे उनको। मैंने बोला मेरी 10-15 मिनट में एग्ज़ाम शुरू हो रही है, मैं अभी ईमेल लिखूँ उनको कि लोकेशन कहाँ है? बहुत ही रूड। तो जब भी आप वाटरलू का लोकेशन डालोगे, गूगल मैप्स आपको रेड सर्कल के पास ले जाएगा। वो भी कॉनेस्टोगा का कैंपस है, लेकिन जो करेक्ट लोकेशन है वो ग्रीन सर्कल में है, जो उसकी बाजू की स्ट्रीट में है। तो ध्यान रहे कि आप करेक्ट लोकेशन पे जाए ताकि आप लेट ना हो। तो इतने सारे कंफ्यूजन्स के बाद फाइनली मैं पहुंच गया था सेंटर पे। और सेंटर पे आपको 30 to 40 मिनट्स पहले पहुंचना ज़रूरी है। और याद रहे कि आपके साथ कोई भी बिलोंगिंग्स आपकी अंदर नहीं जा सकती सिवाय कि एक वाटर बॉटल जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और आपका पासपोर्ट। Many unbearable hours later. हाँ, तो ये वाला जो बिल्डिंग है ये आइल्स का टेस्ट सेंटर है कॉनेस्टोगा का। तो ध्यान से इसको देख लेना आप। तो अब मेरी एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गई है और काफ़ी अच्छी एग्ज़ाम गई। और इन्होंने बोला कि कल भी रिज़ल्ट आ सकता है, मतलब उन्होंने बोला कल से देखना शुरू कर दो। और यहाँ पे स्टाफ जो था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही पोलाइट थे और काफ़ी हेल्पफुल थे। इतनी खुशी हो रही है ना कि फाइनली कॉलेज की भी सारी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई और ये जो आइल्स की एक फॉर्मेलिटी करनी थी वो भी ख़त्म हो गई। हम बात करेंगे कि आज की एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है और बाकी के कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाँ, तो जब भी आपकी एग्ज़ाम है उससे आपको 30 या 40 मिनट्स पहले रिपोर्ट करना होता है, जो मुश्किल से आज मैं पहुंचा था इनके ये सब कन्फ्यूजन्स की वजह से। और मैं पहुंच गया वहाँ पे टाइम पे। तो सबसे पहले आपके बॉडी पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं जो आप बिलोंगिंग्स लेके आए हो वो सारी ही आपको सरेंडर कर देनी है। आपकी गाड़ी की चाबी हो, वॉलेट हो, चाहे कुछ भी हो, अंदर आप सिर्फ 2 ही चीज़ ले जा सकते हैं। सबसे पहले आपका पासपोर्ट और दूसरा एक वाटर बॉटल जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है और जिसके ऊपर कोई भी मार्किंग्स या राइटिंग्स नहीं है। तो ये पहला पार्ट हो गया एंट्री का। ठीक है, तो अब एंट्री हो गई। अब एंट्री के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा जहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स देने हैं उनको, और वो आपका एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर देंगे उनकी एंड से। फिर आपको सिग्नेचर कर देनी है और जैसे आपकी सिग्नेचर हो जाएगी आपको वेट करने को बोल दिया जाएगा। इन केस आपका टर्न आ गया है या आने वाला है, आपको इत्तला कर दिया जाएगा कि आपकी जो स्पीकिंग टेस्ट है वो आप जाके इस जगह पे अटेंड करके आएँ। तो अब बात करते हैं कि मुझे स्पीकिंग टेस्ट में क्या पूछा था। तो ये बात सबको पता है कि स्पीकिंग टेस्ट में 3 टास्क होते हैं। एक टास्क 1 जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बातें करते हैं, टास्क 2 जहाँ पे आपको एक लंबा क्वेश्चन देते हैं जिस पे आप 1 मिनट तक नोट्स बना सकते हो या सोच सकते हो, और फिर आपको उसके ऊपर 1 to 2 मिनट्स तक बोलना है।
और जो थर्ड टास्क है वो आपके सेकंड टास्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो फर्स्ट जो टास्क था उसमें मुझे पूछा गया कि डू यू वर्क और डू यू स्टडी। फिर मुझे क्वेश्चंस पूछे गए एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड कि भाई क्या आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो, कभी आपको एडवर्टाइजमेंट्स कोई ना पसंद आई हो, ऐसा हुआ है, जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप क्या सबसे ज़्यादा उसमें याद रखते हो, और ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट्स और स्टडी और वर्क के रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे टास्क 1 में। टास्क 2 में मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपने आज तक किसी को ओपिनियन दिया है, क्या आपको ऐसा कोई इवेंट याद है जब आपने रिसेंटली किसी को ओपिनियन दिया हो, और वो ओपिनियन देते वक्त आपको क्या महसूस हुआ था, और वो किस रिलेटेड था वो ओपिनियन, और जो भी उसके प्रॉम्प्ट्स थे। तो ये टास्क 2 में मेरा ये क्वेश्चन था जिस पे मैंने 1 मिनट तक नोट्स बनाई और फिर मैंने उनको आंसर दिया। और जो थर्ड टास्क था उसमें से इन्होंने फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे कि भाई क्या आपको ओपिनियन अपना देना पसंद है या नहीं पसंद है। कुछ लोगों को अपना ओपिनियन देना पसंद नहीं होता है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे। कुछ लोगों को एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में कुछ ओपिनियंस होते हैं। फिर उन्होंने लास्ट सेगमेंट में इंटरनेशनल इंटीग्रेशन और ग्लोबल अफेयर्स पे कुछ क्वेश्चंस पूछे। बेसिकली कोई बड़ी बात नहीं है, बस उन्होंने पूछा कि यूनाइटेड नेशंस है वो इसमें इन्वॉल्व होती है तो अच्छी बात है बुरी बात है, यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो अच्छा है कि नहीं है, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं क्या ये अच्छी बात है या नहीं है। फिर उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा मुझे कि कई कंट्रीज़ को अपने बारे में कुछ जो चीज़ें होती है वो बदलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो क्या आप इससे अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो, क्यों। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस थे मेरे टास्क 1, 2 और 3 के स्पीकिंग के। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरी स्पीकिंग एग्ज़ाम का अच्छा रहा। ऐसी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हुई है जो ऐसी याद रह जाए। तो जैसे ही आप एक स्पीकिंग टेस्ट को एक्सपेक्ट करना चाहोगे वैसा ही एक रेगुलर सा ये स्पीकिंग टेस्ट था। तो आइएलटीएस स्पीकिंग के बाद सारे स्टूडेंट्स को एक रूम में बैठने को बोल दिया था। तो एग्ज़ाम एग्जैक्टली टाइम पे शुरू हो गई थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन काफ़ी टाइम था जब हम ऐसे ही बैठे थे अंदर, आई थिंक 15 मिनट जितना होगा रफली। तो इस टाइम के दौरान मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आंख बंद करके रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, आपकी ब्रीदिंग को एकदम काम डाउन कर दो, फोकस करो। क्योंकि अगर आपका माइंड हाइपर होगा या आप थोड़े स्ट्रेस में होंगे, एंग्जाइटी में होंगे, तो आपके जो आंसर्स है वो बिगड़ जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके चल रहे हैं तो लिसनिंग में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाओगे सुनना, और राइटिंग में आपको राइट आइडियाज़ नहीं आएंगे। तो पहले जस्ट काम डाउन, ब्रीदिंग पे मॉड्यूलेट करो, ज़्यादा लोगों से बातचीत मत करो। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि कहीं पहचान वाले मिल गए या सेम लैंग्वेज बोलने वाले मिल गए तो फिर वो ऐसा मस्ती मजाक और ये सब में इनकी थोड़ी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी। तो हो सके तो कम्युनिकेशन मिनिमल रखो। और दूसरी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग बोलते नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा टाइम मिलता है तो उस टाइम के दौरान आपके कीबोर्ड से आप वाकिफ़ हो जाइए कि कीबोर्ड में कौन सा लेटर कितनी दूरी पे है। क्योंकि आप जो घर पे कीबोर्ड से आपको आदत हुई है, ये कीबोर्ड वैसा नहीं है। जल्दी में जैसे आप ए की जगह पे एस दबा दोगे गलती से, तो जो पास में लेटर्स है वो गलत कीबोर्ड पे गलत लेटर ना आपका लग जाए। तो फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द कीबोर्ड। फिर आइएलटीएस लिसनिंग की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बहुत ही ध्यान से सुनना और जल्दीबाजी मत करना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है न्यूमरस टाइम्स की उसमें जो लोग बात कर रहे हैं वो पहले कोई एक आंसर बोलेगा, फिर बोलेगा नहीं एक काम करो ना, लार्ज नहीं चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। और तब तक आपने लार्ज लिख दिया है और आपके दिमाग में आप कन्फ्यूजन आ गया कि लार्ज था एक्स्ट्रा लार्ज था क्या था। सो पे अटेंशन, बी काम, और लिसनिंग में आप फाइनल जो आउटकम है उस पर फोकस करो कि फाइनली डिसाइड क्या हुआ, लार्ज चाहिए एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए। अब बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग के जो पैसेजेस थे वो लंबे थे काफ़ी और वोकैबुलरी भी अच्छी थी उसमें। तो प्रैक्टिस करके आना, रीडिंग की आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी से आप आंसर्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि येस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करके आना। क्योंकि कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे और अगर इसमें आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप गलत आंसर सिलेक्ट कर दोगे। डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल्स की जितनी आपको ज़्यादा आदत होगी उतना जल्दी से आप आंसर को पिन पॉइंट कर पाओगे और करेक्ट आंसर लिख के आ पाओगे। तो एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि रीडिंग में आप हाईलाइट का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन आपकी टेस्ट मॉड्यूल के अंदर आपके पास हाईलाइट करने का ऑप्शन है, चाहे आप कंप्यूटर में भी दे रहे हो।
सिलेक्ट करके टेक्स्ट को आप हाईलाइट करोगे, बहुत ही क्विक हो जाएगा प्रोसेस। और आपके जो मेन पार्ट्स है वो आप हाईलाइट कर देना पहले ही, स्पेशली लिसनिंग में भी जब आपके पास टाइम है, तो जैसे ही वो वर्ड को नोटिस करोगे आपके ऑडियो में, तो जल्दी से आपका अटेंशन वापस वहाँ पे चले जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आंसर अभी मेंशन करने वाले हैं ये लोग। और रीडिंग में भी ये सेम चीज़ आप कर सकते हो। बैंड्स की बात हो जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को राइटिंग में आता है, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 40 to 50 एटलीस्ट आप एसेज पढ़ के जाओ, उसकी स्टाइल को आइडेंटिफाई करो, और इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर्स के भी 30-30, 40-40 एग्जाम्पल्स एटलीस्ट पढ़ो। और प्रैक्टिस तो लिखने की खुद करो ही, मैं तो सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ। एटलीस्ट इतने पढ़ो तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, आइडियाज़ को कैसे लिंक करना है। और फिर जब आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उसमें से कोई मिस्टेक्स निकालेगा, तब आपको और आपकी जो ये स्किल्स है वो डेवलप होती जाएगी, तब आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा। तो अब मुद्दे की बात करते हैं कि राइटिंग में क्वेश्चंस कौन से थे। तो 2 ही टास्क होते हैं आपके, टास्क 1, टास्क 2। तो राइटिंग का जो टास्क 1 था उसमें मुझे एक फॉर्मल लेटर पूछा गया था कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक कॉलेज में आपको एक कोर्स करना है, शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, और उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है उस ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें आपको क्या क्या लिखना है उसके प्रॉम्प्ट्स दे दिए थे, तो एक फॉर्मल लेटर था। टास्क 2 का मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोगों का मानना ये है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंसेस करती है कल्चरल एक्टिविटीज़ में वो ठीक कर रही है, और बाकियों का मानना ये है कि ये जो एक्सपेंस है वो अननेसेसरी एक्सपेंस है। तो दोनों के व्यूज़ आप दिखाओ और फिर अपना ओपिनियन दो। तो ये क्वेश्चन था मेरा टास्क 2 में। सिंपल सा टास्क है दोनों ही, लेकिन मार्क्स आपको इंटेलिजेंट आंसर्स के नहीं मिलते हैं आइल्ट्स में, मार्क्स आपको मिलते हैं अच्छी इंग्लिश के, और अच्छी इंग्लिश आपकी सिर्फ प्रैक्टिस से ही होगी। तो हमारे साथ यहाँ पे ऋषभ एंड ऋषिकेश, ये दोनों किचनर की डून कैंपस के कॉनेस्टोगा कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। एक के बाद एक ही अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो कौन पहले करेगा? सो लाइक द कॉलेज डून कैंपस स्पेसिफिकली वो अच्छा है, लाइक ऑल द एमिनिटीज वाइज, बट यू विल नॉट फाइंड द एकेडमिक्स दैट ग्रेट। ओके, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी अनदर ऑप्शन सो प्लीज गो फॉर इट। लाइक मेरा सेकंड कोर्स है एल्गोमा यूनिवर्सिटी। सो अगर आप चाहते हो कि आपको यूनिवर्सिटी में मिले, देर आर PGDM कोर्सेज इन यूनिवर्सिटी ऑल्सो, सो आप अप्लाई करके देखो, अगर मिल जाए तो दैट्स फेयर इनफ। और ये PGDM कोर्स जो आप कर रहे हो उसकी फीस क्या है उस यूनिवर्सिटी में? एल्गोमा में इट्स 22,000। 22,000। और कितना ड्यूरेशन है उसका? 1 ईयर। 1 ईयर का $22,000 है। सो ये कोर्स जो है वो कौन सी फील्ड का है? IT का कोर्स है, $22,000। बट मेरे हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि IT में जॉब्स भी अच्छी मिलती है, और अगर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहे हो तो और भी अच्छा स्कोप होगा। इट्स लाइक प्लस थिंग, लाइक आप एक कॉलेज में कर रहे हो उससे इट्स बेटर देन लाइक दैट, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, प्रोफेसर्स अच्छे मिलते हैं, आपको एक एक्सपोजर अच्छा मिलता है, सो इट्स एनी वे अ बेटर ऑप्शन। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा भी सेम ऋषभ जैसा ही था। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन तो यू शुड फाइंड समथिंग बेटर देन कॉनेस्टोगा कॉलेज, स्पेशली द वाटरलू कैंपस। कैंपस इतना कुछ बढ़िया नहीं है, यू विल बी जस्ट गेटिंग अ बिल्डिंग और पढ़ाई होगी, बाकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी आर कमिंग सो फार फ्रॉम द कंट्री। तो आपको जिस तरह का एजुकेशन जो आपको लाइक एक्सपेक्टेड है उतना नहीं मिलेगा। तो वाटरलू कैंपस का वो है, एंड डून कैंपस इज़ अ क्वाइट गुड कैंपस, बड़ा कैंपस है, बट अगेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है कंपैरेटिवली टू अदर कॉलेज यहाँ पे थोड़ा मैं लेस कहूँगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्वालिटी एजुकेशन जस्ट गो समथिंग बेटर दैन कॉनेस्टोगा। और टीचर्स कैसा, एकेडमिक्स कैसा है? क्योंकि भाई मैं अभी वीडियो में बताया था कि मैं जब कैंपस में गया कोई हेल्प नहीं कर रहे, मतलब अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे और बहुत ही रूडली बात कर रहे हैं, और कोई चीज़ की कुछ पता ही नहीं है इनको। तो एकेडमिक्स के बारे में कैसा आपका मानना है? लाइक एकेडमिकली देखोगे तो आप सम प्रोफेसर आर गुड, लाइक दे गो आउट ऑफ द लाइन एंड हेल्प यू, बट लाइक इन द सेम वे कुछ प्रोफेसर जो रहते हैं वो इंडिया वाला ही सीन है कि वो दे डोंट हेल्प यू एंड दे लाइक परेशान करते हैं, लाइक मार्क्स अच्छे नहीं देंगे, जानबूझ के सैडिस्टिक बिहेवियर करते हैं। परेशान करने में जैसे मजा आता है वैसा। एग्जैक्टली, लाइक एक सब्जेक्ट है उसमें तो भाई बहुत परेशान किया है। कुछ ऐसे मैंने भी देखे थे, लेकिन इन एनी केस कंक्लूजन हमारे बात का ये आता है कि भाई कॉनेस्टोगा कॉलेज को अगर आप प्रेफरेंस नंबर 1 में डाल रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछो, प्रायोरिटाइज करो, और अगर फिर भी आपको लगता है आप ठीक कर रहे हो
तो गो अहेड। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और ऑप्शंस ढूंढने चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी में जैसे बोला है PGDM, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। वेलकम।